देखिए, तो हमारा आखिरी चार्टर अधिनियम होगा चार्टर अधिनियम 1853, है ना। चार्टर अधिनियम 1793 से शुरू हुआ है, 1813, 1833 और आखिरी क्या है 1853, है ना। तो 4 चार्टर अधिनियम आया है, 4 चार्टर अधिनियम आया है, ठीक। और सब क्या है 20-20 साल के अंतराल पे, है ना। तो चार्टर अधिनियम 1853 का क्या प्रावधान देखते हैं। पहली बार जो भारत का जो गवर्नर है, पहली बार जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, उसके जो काउंसिल है ना, परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को क्या किया गया, अलग किया गया अलग किया गया। जैसे हम क्या देखे थे 1773 में जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसकी सहायता के एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे, है ना, जिसमें 4 सदस्य थे। और वही जो 4 सदस्य वाला जो संस्था है ना, वही जो 4 सदस्य वाला संस्था है, उस संस्था में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और उसको 2 काम सौंपा गया। क्या, एक हो गया विधायी, एक हो गया प्रशासनिक, यानी कि कानून बनाना और कानून लागू करना, है ना। तो 6 सदस्य विधान परिषद का गठन किया, यानी उसी 4 में 6 जोड़ा है, 6 सदस्य को मिलाकर के क्या बनाए, विधान परिषद। और इसी में ये विधान परिषद ही क्या है, वो कानून बनाने की संस्था है, ठीक। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, देखिए फिर आ गया है सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता। कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि अभी यहाँ भी आ गया है सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, और 1833 में भी आया था सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता। तो 1833 में हमने बताया 1833 में हमने बताया कि उस समय जो प्रावधान था वो प्रावधान ही रहा, उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसने उसका विरोध किया था, है ना, खुली प्रतियोगिता का। तो 1833 वाला कभी लागू हुआ ही नहीं, ठीक। और यहाँ पे जो सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता हुआ क्या हुआ, आरंभ किया गया और इसको लागू भी किया गया 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो परिषद का जो गठन हुआ है, यहाँ पे परिषद का गठन किसके लिए हुआ है, तो जो गवर्नर जनरल है उसका कार्यभार को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए। तो 6 सदस्य विधान परिषद का गठन हुआ। इसी में भारतीयों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। देखिए, तो प्रतिनिधि कैसे होगा, तो क्या होता है वहाँ पे जो लोकल जो राजा है, जैसे आगरा हुए तो वहाँ अपना एक प्रतिनिधि भेजेंगे, आगरा से एक प्रतिनिधि, बम्बई से एक प्रतिनिधि, वहाँ का जो लोकल जो राजा है वो अपना क्या भेजेगा, अपना प्रतिनिधि भेजेगा। तो 4 प्रतिनिधि इधर से भेजा और 2 ब्रिटिश का, 2 कंपनी का रहा, ठीक, 6 सदस्य हो गया। देखिए अभी यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का नामांकन नहीं हुआ है, मनोनीत नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। देखिए अब क्या होता है 1853 के बाद 1857 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो होता है 1857 का विद्रोह। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की आंखें खुलती है और उसने अपने नियम कानून में कुछ परिवर्तन लाते हैं जो भारतीयों को लुभावने का काम करता है, ठीक है। तो उसी में से देखते हैं अब क्या होता है 1857 की लड़ाई के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, 1 साल बाद ही, है ना। इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या करता है कि जो अब तक जो कंपनी का जो शासन था उसको खत्म करके अब क्या कर दिया कि ताज का शासन, यानी कि जो कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी समाप्त हो जाती है, कंपनी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई अब संस्था नहीं रही है, उसका जो भी यहाँ साम्राज्य है वो किसको सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ताज का शासन स्थापित हुआ। उस समय कौन थी, उस समय विक्टोरिया थी, कहाँ की, इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है। तो सारा पावर किसके पास चला गया, विक्टोरिया के पास। भारत का गवर्नर जनरल जो अभी तक था, अब उसको कहा जाने लगा भारत का वायसराय, भारत का क्या, वायसराय, है ना। अब भारत का वायसराय है और इसका
जैसे अभी किसी भी देश में या किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक हेड होता है ना, हेड होता है। इसको असिस्ट करने के लिए कुछ सदस्य होते हैं, है ना। जिस प्रकार से गवर्नर का काउंसिल था, गवर्नर जनरल का काउंसिल था, उसी प्रकार से ये जो वायसराय है ना, वायसराय है, इसका भी अपना एक काउंसिल रहा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जो 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत, सॉरी 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, है ना। तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, तो ये हुआ लॉर्ड कैनिंग, ठीक। भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, तो ये हुआ लॉर्ड कैनिंग। और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो ये पुनः ये क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग हुआ। क्योंकि जब आखिरी गवर्नर जनरल था, जब ये आखिरी गवर्नर जनरल था, उसी समय ये क्या किया गया, इसको वायसराय बना दिया गया। तो डायरेक्ट गवर्नर जनरल से कहाँ गया, वायसराय के पद पर गया। तो आखिरी गवर्नर जनरल, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की समाप्ति का मतलब क्या है, अभी हमने क्या बताया कि द्वैध शासन यहाँ पे क्या क्या था, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये दो संस्था थी ना, एक राजनीति देख रही थी, एक व्यापार देख रही थी। तो ये दोनों संस्था को क्या किया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो द्वैध शासन है उसका क्या हो गया, समाप्ति हो गया। किस अधिनियम में, तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। यहाँ पे एक पद का सृजन किया जाता है, वो होता है राज्य का सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। राज्य का सचिव नामक एक पद का सृजन किया जाता है, और यही वो कड़ी है यहाँ पे। अब क्या है, जैसे उसमें क्या था, उसमें था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, वो कड़ी पहले, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, वो कड़ी ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारत के बीच कनेक्ट करने वाली कड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कड़ी वो बना क्या, राज्य का सचिव। राज्य का जो सचिव होता है, ये होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। सृजन किया गया इसको असिस्ट करने के लिए, राज्य का जो सचिव है, इसको असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन होता है। 15 सदस्यीय परिषद का गठन होता है किसको सब असिस्ट करने के लिए, यानी सहायता करने के लिए उसके कामों में। तो ये होता है राज्य का सचिव के लिए, ठीक है। ये सारा खेल जो हुआ है 1857 की लड़ाई के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम में हुआ। अगला जो एक्ट है, उसके बाद जो अगला एक्ट है वो है 1861 का एक्ट। 1861 का अधिनियम में क्या कहता है कि परिषद में भारतीयों का नामांकन वायसराय के द्वारा, यानी अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नॉमिनेशन नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का इलेक्शन है। ये डायरेक्ट क्या होता है, लोकल जो गवर्नर है, जो राजा है, वो क्या कर रहा है, अपना जो रियायत है ना, छोटे छोटे जो राजा थे, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेज रहा है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेज रहा है, विधान परिषद में, है ना। तो विधान परिषद में भेज रहा है। और यहाँ पे अंतर क्या होता है, यहाँ पे नॉमिनेशन आता है, ठीक। नॉमिनेशन भी कौन करता है, तो ये नॉमिनेशन कौन करता है, वायसराय के द्वारा किया जाता है। तो परिषद में भारतीयों का नामांकन यानी मनोनयन करना क्या हो गया, वायसराय के द्वारा, पहली बार कब, 1861 के अधिनियम के तहत। ये ध्यान रखना है कि नामांकन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है कि नामांकन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वायसराय के द्वारा किया जा रहा है। तो वायसराय ने पहली बार का किसको नामांकन किया है, ये है बनारस के राजा हैं, पटियाला के महाराजा हैं, और दिनकर राव को क्या किया है, मनोनीत किया था, ठीक है। दिनकर राव को क्या मनोनीत किया। परिषद में भारतीयों का नामांकन का प्रावधान कब आया है, 1861 में। और ये नामांकन कौन करता है, वायसराय करता है। और वायसराय ने पहली बार किसको किया है, तो बनारस के राजा को किया है, पटियाला के राजा को किया है, और दिनकर राव को, किसको, दिनकर राव को। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ता है, याद कीजिए, है ना, दिनकर राव को, ठीक।
अगला पॉइंट है, बम्बई एवं चेन्नई को विधायी शक्तियां क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये देखिए, ये जो प्रोविजन है ये डायरेक्ट कौन से प्रोविजन का उल्टा है, देखिए क्या है बम्बई एवं चेन्नई को विधायी शक्तियां क्या किया, वापस किया। तो छीना था कब, किस अधिनियम में बम्बई और चेन्नई की जो जो विधायी शक्तियां थी वो ले लिया गया था। तो ये था चार्टर अधिनियम 1833 में। क्या 1833 में, देखिए 1833 का जो प्रोविजन था ना, 1833 का जो प्रोविजन था 1833 का जो प्रोविजन था वो ये था कि बम्बई और चेन्नई का जो विधायी शक्तियां है ना उसको छीन करके किसको डाल दिया गया, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके पास। लेकिन 1861 में इसके प्रावधान को क्या करता है, उलट देता है। इससे अब ये होता है कि 1857 की लड़ाई के बाद 1858 और 1861वां जो अधिनियम है, 61 का अधिनियम है, इसमें क्या करता है कि जो भारत में जो जो शक्तियों का केंद्रीकरण जो किया था 1857 तक, है ना, अब उसको कर रहा है विकेंद्रीकरण कर रहा है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा, है ना, शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए कैसे 1833 में शक्तियां केंद्रीकृत किया था, केंद्रीकरण किया था कि हाँ 1833 में जो बम्बई और चेन्नई से लेकर के किसको दे दिया, भारत को दे दिया। अब क्या किया कि जो भारत के पास जो पावर था गवर्नर जनरल के पास, उस पावर को किसको किसको दे दिया, बम्बई और चेन्नई को। तो बम्बई और चेन्नई को विधायी शक्तियां देने का मतलब ये हुआ कि केंद्र का बंटवारा करना, यानी कि केंद्र को छोटे छोटे जगहों पे अब बांटना। तो विकेंद्रीकरण की ओर अब चलना शुरू हो गया है ना। पहले केंद्रीकरण की ओर गया, फिर अब विकेंद्रीकरण की ओर जाना शुरू हो गया है। अगला पॉइंट है प्रांतीय विधान परिषद का गठन, है ना। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भी प्रांत पहले से था उसको कुछ कुछ शक्तियां दिया। जहां जिस प्रांत में परिषद काउंसिल नहीं है उसको क्या किया गया, उसका गठन किया गया। जैसे बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन हुआ। बंगाल में 1862 में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो उत्तरी पश्चिमी सीमा राज्य है, उत्तरी पश्चिमी सीमा राज्य है, उसमें 1866 में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन किया गया। और जो पंजाब है उसमें 1897 में, है ना। तो देख रहे कैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण अब धीरे 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 होते होते जैसे ही 1947 आएगा तो देश आज़ाद, है ना। तो इसी प्रोसेस को अपना देखते चलेंगे। अगला है कि परिषद को अधिक कानून बनाने की शक्ति। अब क्या होता है कि जो परिषद है ये जो परिषद है वायसराय वाला, है ना। ये परिषद क्या है, ये परिषद है वायसराय वाला। अब वो जो कानून बनाएगा उसको और एक्सपैंड किया जाए, है ना, वो और अधिक क्षेत्र में कानून बनाए। ठीक। उसमें क्या किया कि विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ। विभागीय प्रणाली जैसे अभी है ना कि फाइनेंस मिनिस्टर अलग है ना, होम मिनिस्टर अलग है ना, कॉरपोरेट है, बैंक और रेलवे है, कम्युनिकेशन है, कोल है, और ये सारी जो मिनिस्ट्री है। तो इस प्रकार का जो विभागीय प्रणाली जो बंटवारा किया विभागों में वो यहीं से आया है। कहाँ से आया है, 1861 का अधिनियम से। तो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो होती है 1861 के अधिनियम के तहत। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन है, वो है अध्यादेश का प्रोविजन। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस, है ना। अध्यादेश वह होता है जब मान लो कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उसकी बैठक अभी नहीं हो, है ना, जो कानून बनाने वाली संस्था है उसकी बैठक अभी हो ही नहीं, है ना, और तुरंत अर्जेंट में चाहिए कि नहीं कोई कानून बनाया ही जाए। उस स्थिति में क्या होता है, गवर्नर को यह पावर दिया गया है। गवर्नर या कहने का मतलब यहाँ पे वायसराय से है, वायसराय को यह पावर दिया गया है कि अगर विधान परिषद बैठक में नहीं है तो क्या करेगा, जो वायसराय है वो अपना एक आदेश जारी करेगा। अपना क्या, एक आदेश जारी करेगा जो एक बिल्कुल कानून की तरह काम करेगा। इसी को कहते हैं क्या, अध्यादेश। भारत में भी अभी ऐसा होता है या अभी कोई भी देश में भी ऐसा होता है कि कोई अगर पार्लियामेंट सिटिंग में नहीं है, मान लो कि कोई भी कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति की जरूरत होती है। अगर मान लिया जाए कि राज्यसभा सिटिंग में है, लोकसभा नहीं है, या लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, तो एक संस्था अगर सिटिंग में रहे तो कानून नहीं बन सकता।
उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि एक अध्यादेश जारी किया जाए। अध्यादेश कहने का मतलब है कि कच्चा कानून, है ना, कच्चा एक कानून जारी किया जाए जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी होगा, उसी को कहेंगे अध्यादेश। ठीक है, वो अभी संसद में पारित नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव यानी प्रभावशाली वो उतना ही होगा जितना कि संसद द्वारा पारित कोई कानून। ठीक है, भले ही ये होता है कि उस अध्यादेश का समय सीमा थोड़ा लिमिटेड होता है। जैसे ही सीटिंग में दोनों काउंसिल आएगा, यानी लोकसभा राज्यसभा जैसे ही सीटिंग में आएगा, उसको दोनों सदन से पास कराना अनिवार्य होता है। ठीक, तो उस तरह से अध्यादेश का पावर आया कहाँ से, यहाँ से 1861 के अधिनियम से।